हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आए हुए डिलीटेड सीन की सारी अपडेट के बारे में। कि असल में इस फिल्म में कौन कौन से सीन को शूट किया गया था और किसे रीशूट से पहले प्लानिंग कर रखा गया था। क्योंकि आपको ये बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि इस फिल्म से रिलेटेड जो कोविड की सिचुएशन निकल कर आई थी, उसके चक्कर में इस फिल्म को कई बार रीशूट्स पर डाला गया है, जिसमें ये फिल्म मेजर रीशूट्स तक के लिए जा चुकी है। और उसे लेकर लोगों के कई सारे दावे है कि इस फिल्म में बहुत सारे कैमियो थे इल्यूमिनाटी की टीम के अलावा भी, जिसमें खास करके नाम हर बार फैंस की तरफ से टॉम क्रूज का ही दिया जाता है। लेकिन अब जबकि डिटेल पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, क्योंकि इस फिल्म के साथ में अटैच हुए नए राइटर माइकल ने वो सारी की सारी डिटेल कंफर्म की है, जिन्होंने इसके पहले एमसीयू के साथ मिलकर लोकी जैसी सीरीज को भी क्रिएट किया है। और उन्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन और उनके पार्टनर रॉबर्ट के छोड़ने की वजह से क्रिएट हुई, जिनमें से रॉबर्ट को इस फिल्म की कहानी लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन क्रिएटिव डिफरेंस ने इस पूरी की पूरी फिल्म को ही बदल डाला, जिसका रिजल्ट हमने जाकर इस फिल्म को थिएटर में देखकर देख लिया है। लेकिन उसके पहले ये फिल्म किस तरीके से बनने वाली थी, उसकी तो डिटेल बिल्कुल भी रिवील नहीं की गई है। यानी एमसीयू चाहता है कि उस प्रोजेक्ट पर अपना टेक लेना, जो कि शायद से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 फिल्म में भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो जो सारी की सारी डिटेल इस फिल्म के डिलीटेड सीन से निकल कर आई है, उस पर जो बात चल रही है उसी पर रहते हैं। जिन सभी से आगे बढ़ने के लिए बनेगी एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ हर बार की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो रीशूट्स के पहले जब इस फिल्म की डिटेल हमारे सामने रिवील की गई थी, तो ये फिल्म पूरे 2 घंटे 40 मिनट की थी, जिसमें सैम राइमी के उस कट को काटकर इस फिल्म को बस 2 घंटे के आसपास का ही रखा गया। यानी इस फिल्म से कई सारे ऐसे सीन्स को काट दिया गया, जिनकी एमसीयू के अकॉर्डिंग इस फिल्म में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जिनमें से एक सीन की कंफर्मेशन की बात की जाए, तो वो सीन फिल्म के शुरुआत में हमें मोडो के कैरेक्टर की डेथ को दिखाकर किया जाता, जहाँ मोडो सारे सॉर्सरर्स से पावर को कलेक्ट कर रहा है और उसकी ये जर्नी उसे सीधे वुड यानी के वांडा विजन के एंड के उस कैबिन में ले जाती, जहाँ वांडा डार्क केओस यानी कि डार्क होल्ड के मैजिक को पढ़ रही थी, यानी कि सीख रही थी। जो इसी बात को क्लियर कर देता है कि मोडो के कैरेक्टर को लेकर पहले केविन फेगी ये श्योर नहीं थे कि जो ओपन एंडिंग उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म में छोड़ी थी, अगेन मोडो के ही कैरेक्टर को लेकर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में आगे किस तरीके से कंटिन्यू किया जाए। इसलिए ये टेक शायद से फैंस को शॉक में डालने के लिए लिया गया था, जिसमें अगेन मोडो की डेथ हमें थोड़ा बहुत तो शॉक करती ही, और वहीं थोड़ा निराश भी, क्योंकि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में अच्छा खासा अपीयरेंस रखता है, जिसे इस तरीके की एंडिंग देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसलिए शायद केविन फेगी को भी वो चीज रियलाइज हुई, जिन्होंने बाद में फिल्म की शुरुआत से उस सीन को हटा दिया। लेकिन सीन हॉरर के एलिमेंट से भरा हुआ था, इस बात की भी कंफर्मेशन की गई है। और अब इससे तो ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि मोडो के कैरेक्टर को लेकर एमसीयू का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसे काफी अच्छे टैलेंटेड एक्टर चीवेल जियोलफोर जो प्ले करते हैं। आई होप कि मैंने नाम बिल्कुल सही लिया होगा। और इसके अलावा हमें फिल्म में एक छोटी सी झलक डॉक्टर वेस्ट के कैरेक्टर की भी दिखाई गई, जिन्हें लेकर फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि उनका कैरेक्टर भी फिल्म में पहले के ड्राफ्ट में अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन उनके भी कई सारे सीन्स को फिल्म में से हटाकर फिल्म की लेंथ छोटी ही की गई है। और जो कन्वर्जेशन क्रिस्टियन की वेडिंग में वो स्ट्रेंज के साथ करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर में हमें नेगेटिव शेड्स भी देखने के लिए मिलती है, जो डेफिनेटली उन्हीं के कैरेक्टर को लेकर फ्यूचर में भी किसी न किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट को दिखाएगा। क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज एमसीयू के यूनिवर्स में किसी न किसी चीजों की हिंट तो देती ही है। और अगर उसकी भी बात करें, तो शो के राइटर ने वेस्ट के कैरेक्टर को भी लेकर इविल सॉर्सरर्स का दावा किया था, जो मल्टीवर्स के इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता, और उसका इनकाउंटर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ थोड़ा बहुत दिखाया जाता। यानी कि यही वो डिलीटेड सीन है जिसे फिलहाल तो फिल्म में जगह नहीं दी गई। लेकिन वेस्ट का कैरेक्टर भी मोडो की तरह जिंदा है, जो कि अगेन मैं फिर से कहूंगा कि एक अच्छा सिग्नल है। और फिर से मोडो के कैरेक्टर की बात करें, तो फिल्म से उस सीन को काटने के डिसीजन पर अगर आए, तो ये सीन सिमिलर डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की ही शुरुआत की तरह था, जहाँ पर लाइब्रेरियन को भी कुछ इसी तरीके की ट्रीटमेंट मैट मिकलसन के कैरेक्टर की तरफ से दी गई थी। और साथ ही साथ राइटर को ये भी लगा कि फिल्म की शुरुआत में ही ये बात रिवील हो जाती कि फिल्म में मेन विलन कौन है। इसलिए फिल्म में थोड़े बहुत सरप्राइजेस के लिए उस सीन को फिल्म की शुरुआत से हटाना ही एक बेस्ट ऑप्शन था, जिसका डिसीजन इसके राइटर और केविन फेगी की तरफ से ले लिया गया। उसके बाद आ जाए इल्यूमिनाटी की टीम पर, तो इस टीम को लेकर भी राइटर की तरफ से अच्छी खासी रिसर्च करते हुए सबसे पहला एलिमेंट तो जो माइकल ने लोगों के सामने रखा, यानी कि क्रिएटिव टीम के एमसीयू की, जिसमें हाँ केविन फेगी भी है, तो किसी भी ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस फिल्म में इल्यूमिनाटी के कैरेक्टर्स को जगह दी जा सकती है, और हाँ उनका एंड भी। हालांकि फिल्म के ड्राफ्ट में ये सारी की सारी चीजें पहले बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन राइटर ने अपना दिमाग
चलाकर काफी अच्छे खासे कैमियो इस फिल्म में ऐड करवा दिए। लेकिन अगर उन मेंबर की लिस्ट पर आए तो प्रोफेसर एक्स, पेगी कार्टर और मिस मार्वल का तो कैरेक्टर पहले ही इल्यूमिनाटी की टीम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन ब्लैक बोल्ट और मिस्टर फैंटास्टिक को जगह बिल्कुल भी नहीं दी गई थी, जिन्हें बाद में स्टोरी की डिमांड के हिसाब से ऐड कर दिया गया। और इन सब के अलावा इस फिल्म में इल्यूमिनाटी की टीम में एक और मेंबर था जिसका नाम और रूमर आपने सुनी ही होगी, जो नाम डेफिनेटली बॉल्डर दी ब्रेव का था, जिस कैरेक्टर के रोल के लिए ब्रूस कैम्बल को कास्ट भी किया गया था और इस सीन को शूट भी। बट बाद में उस सीन को रीशूट्स में एक फनी से फिल्म के एंड क्रेडिट सीन का कैमियो बना दिया गया, जिसमें हमने ब्रूस कैम्बल को बस खुद का और हमारा मजाक उड़वाते हुए ही देखा है। लेकिन जब उस सीन को फिल्म में पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसमें नो डाउट वांडा उस पर भी भारी पड़ती, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का मीटअप थॉर के हाफ ब्रदर के सामने एक अच्छा खासा रेफरेंस होता, ठीक थॉर द रैग्नारोक फिल्म की तरह। और कुछ कन्वर्जेशन थॉर की भी निकल कर आती, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी हमें फिल्म में देखने के लिए नहीं मिला। और ना ही प्रोफेसर एक्स वर्सेस वांडा की काफी जबरदस्त माइंड फाइट, जिसकी कॉन्सेप्ट आर्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। लेकिन ऐसा ही एक सीक्वेंस फिल्म के लिए शूट कर रखा गया था, जो बाद में अपनी जगह फिल्म में बिल्कुल भी नहीं बना पाया। इसके अलावा बात करें क्रिस्टिन पाल्मर की, तो उनके कैरेक्टर को भी लेकर जो रूमर क्लेया के कैरेक्टर को लेकर लगाई गई थी, वो थियरी कहीं ना कहीं फैंस की सच है, क्योंकि एक इंटरव्यू में खुद इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस रेचल ने भी इस फिल्म में खुद के 3 वेरिएंट्स होने की कंफर्मेशन दी थी। बट हमें फिल्म में उनके सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स नजर आए, जिनमें से एक वो खुद एमसीयू की मेन टाइमलाइन की थी, तो दूसरी इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स से, जहाँ पर उनका कैरेक्टर एक साइंटिस्ट था, जिन्हें डेफिनेटली उस सीन में सुप्रीम आयरन मैन को हटाकर लिखा गया है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो आकर स्ट्रेंज को उस अर्थ की पूरी सिचुएशन समझाती है और सारी की सारी इन्वेंट्री को भी, जिसे उसने खुद इन्वेंट किया है, तो वहाँ पर हमें अल्ट्रॉन बॉट्स भी नजर आते हैं, जिन्हें क्रिस्टिन नहीं बल्कि आयरन मैन ने उस यूनिवर्स में बनाया था। लेकिन ऐसे किसी भी पार्ट को फिल्म के लिए बिल्कुल भी शूट नहीं किया गया था, और ना ही टॉम क्रूज को अप्रोच जिस कैरेक्टर को दिमाग में रखकर माइकल ने इल्यूमिनाटी की टीम को बनाया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये श्योरिटी थी कि इस कैरेक्टर के रोल के लिए किसी न किसी एक्टर को कास्ट कर लिया जाएगा, और उनके दिमाग में भी नाम टॉम क्रूज का निकल कर आया था, जिसकी डिस्कशन उन्होंने बाद में केविन फैगी से की थी। और फिर क्या, केविन फैगी ने फोन घुमाया, जिसके बाद उन्हें भी पता चला कि टॉम क्रूज फिलहाल तो अपनी मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में बिजी है, जिस कारण से उन लोगों के शेड्यूल बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। यानी अगर शेड्यूल के चलते कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जरा सी भी मैच हो जाती तो हम टॉम क्रूज को एज एन आयरन मैन, आई मीन सुप्रीम आयरन मैन इस फिल्म में देख पाते, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है कि नहीं हुआ। वरना इस काफी लेजेंड कैरेक्टर को मरते हुए स्क्रीन पर देखना मुझे क्या आपको भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इन सबसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि टॉम क्रूज कहीं ना कहीं एमसीयू के टच में है, यानी कि केविन फैगी के, जो फ्यूचर में उन्हें इस रोल में लेकर फैंस को एक बहुत ही बड़ी राहत दे सकते हैं। खैर, तो अब इल्यूमिनाटी की टीम से हटकर आए सिनिस्टर स्ट्रेंज पर, तो उसे भी लेकर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग इस फिल्म के प्लॉट में एक अच्छे खासे लंबे रोल की थी, और हाँ, उसके यूनिवर्स को भी समझाने की, जिस चैप्टर को इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल भी कवर नहीं किया गया। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात करें तो हो सकता है कि उस सीन को व्हाट इफ की सीरीज के एपिसोड को ही देखकर निकाल दिया गया हो, जिसमें उन डिटेल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। बाकी छोटे मोटे डिलीटेड सीन की बात करें तो क्रो के एक सीन को हटा दिया गया है, जिसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, और फिलहाल तो उसकी कनेक्टिविटी उस कैबिन वाली फाइट से ही की जा रही है, जहाँ पर मोडो की डेथ पांडा के हाथों हुई थी। इसके अलावा वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज की भी कन्वर्जेशन जो हमने ट्रेलर में सुनी थी, उसे भी इस फिल्म में जगह नहीं दी गई, जिस सिचुएशन में वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वही स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स की डिटेल देता है, जिस पर सैम राइमी ने यही कहा कि बार बार मल्टीवर्स की एक्सप्लेनेशन देना उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, इसलिए टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद उस सीन को फिल्म में से हटा दिया गया, इसी कॉन्फिडेंट के साथ कि फैंस इतने तो समझदार है कि उन्हें पता है कि एमसीयू उन्हें क्या दिखाना और समझाना चाहता है, जिसकी स्टोरी को पहले मल्टीवर्स में तो कई सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिखाना था, लेकिन फास्ट पेस और सिंप्लिसिटी के चलते स्टोरी को बहुत ही ज्यादा सिंपल रखा गया, ताकि फैंस इस फिल्म से बिल्कुल भी ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आई मीन इसके मल्टीवर्स से। उसके बाद बात करें फिल्म की एंडिंग की, तो फिल्म की एंड हमें जैसी दिखाई गई थी असल में वैसी नहीं, बल्कि कमरताज के बैटल के साथ थी, यानी वही बैटल जिसे फिल्म की शुरुआत के कुछ ही मिनट में हमारे सामने रिवील कर ये बता दिया गया कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है। बल्कि असल में वो फाइट फिल्म के एंड में रखी गई थी, और बाकी की सारी सिचुएशन जो हमें इस फिल्म के एंड में दिखाई गई है, जो इसी बात को कहीं ना कहीं क्लियर करती है कि वांडा के पूरे केओस को फिल्म के सेकेंड हाफ के लिए बचा कर रखा गया था, कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो उसे कंट्रोल करना कितना ज्यादा मुश्किल रहेगा। जिससे एक और बात याद आई कि जब इस फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, तब तक राइटर के पास इस फिल्म की प्रॉपर एंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी, या फिर कहूँ कि लिखी ही नहीं गई थी, जिसे सेट पर बैठकर काफी ज्यादा सोचने और रीशूट्स के बाद पूरी तरीके से फाइनल किया गया कि असल में जिन चीजों की शुरुआत की जा रही है उसका अंत कैसा होना चाहिए। और ठीक भी है, क्योंकि उसे ही देखने के लिए मैं पूरी फिल्म को बहुत ही ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था, जिसका रिजल्ट यानी कि एंड भी मुझे सेटिस्फाई करता है, और शायद आपकी भी सोच बिल्कुल वैसी ही रही होगी। और इसके अलावा कमरताज की उस बैटल में रिंटवा के कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए सिर्फ वहाँ पर खड़ा नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी स्पीच देने के लिए भी रखा गया था, ताकि इस कैरेक्टर से हम रिलेट
रिलेट कर पाए, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई भी सीन इस फिल्म की फास्ट पेस के चलते हमें देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला। और इसके अलावा इस फिल्म के राइटर माइकल की तरफ से एमसीयू के एक काफी वियर्ड कैरेक्टर फोन रेंजर की भी कंफर्मेशन की गई थी, जो एक हिसाब से इल्यूमिनाटी की टीम के बैकअप के तौर पर काम करता। क्योंकि अगर इसकी पावर की बात की जाए तो इसके नाम और कॉस्ट्यूम से ही आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि इस कैरेक्टर की पावर क्या है, जिसे वांडा बस वहाँ पर पकड़कर मिस्टर फैंटास्टिक की तरह मारने वाली थी। और बात रही टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो राइटर माइकल की तरफ से इस बात की कंफर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर दी गई है कि इस कैरेक्टर को लेकर उन्होंने किसी भी तरीके का ड्राफ्ट नहीं लिखा था और ना ही केविन फाइगी की तरफ से उन्हें परमिशन स्पाइडरमैन से छेड़छाड़ करने की दी गई थी। इसलिए इस पर बात कर कोई मतलब बनने वाला है नहीं कि टॉबी मैगवायर का कैरेक्टर यानी कि स्पाइडरमैन हमें इस फिल्म में नजर भी आने वाला था या नहीं, क्योंकि जवाब नाम ही मिला है, जिसकी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। और फिर आखिर में बात करें डेडपूल के कैरेक्टर की, तो हाँ, इसे लेकर एक प्लानिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में प्रिपेयर की गई थी, जिस सीन में हम सिर्फ डेडपूल को नहीं बल्कि उसकी टीम के बाकी दूसरे मेंबर यानी कि केबल, डोमिनो और वेनिसा के कैरेक्टर तक को देखने वाले थे, जहाँ पर वो लोग वांडा के मचाए गए केओस के बाद सीधे पहुंचते यानी कि इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पहुंचने के बाद डेडपूल का सबसे पहला काम सारे के सारे इल्यूमिनाटी की टीम के मेंबर की डेथ को देखना था और फिर फोर्थ वॉल ब्रेक कर उनकी मौत का मजाक उड़ाने का भी, जिसमें वो प्रोफेसर एक्स की मौत पर बात करता और हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक की भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस काफी अच्छे सीन को भी फिल्म में जगह नहीं दी गई और ना ही इसके पोस्ट में, जिसे इस फिल्म के लिए शूट किया भी गया था या नहीं, उसकी फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कई सारी रूमर्स इसका दावा करती है कि उस सीन को फिल्म के लिए शूट किया गया था। जिन सभी के बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में लगेगी, क्योंकि मेरी सारी की सारी डिटेल्स और ये वीडियो खत्म हो गई है। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।